हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे और हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड लेक्चर पर। तो थर्ड लेक्चर का पहला क्वेश्चन है 51th। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको और भी हमारी सीरीज़ देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ का लिंक, मतलब जो टेलीग्राम का लिंक है, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, देरी ना करते हुए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में हमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट है, इट इज़ रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले ये रिपोजिटरी है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट्स एम टू प्रिवेंट द ग्रांट ऑफ पेटेंट्स बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। और ये जो है प्रिवेंट करता है कोई भी पेटेंट को बनना जो कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर बेस हो, बिल्कुल। और थर्ड है, कंप्लीट डेटाबेस इज ओपनली अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब टू प्रमोट द इंडियन वे ऑफ लाइफ। जो टोटल डेटा है वो सबके लिए वो है अवेलेबल है इंडियन वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करने के लिए। ऐसा नहीं है, डेटा इज़ अवेलेबल ओनली टू पेटेंट एग्जामिनर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ओपनली अवेलेबल है। ये किसके लिए अवेलेबल है? ओनली टू पेटेंट एग्जामिनर्स, ओनली टू पेटेंट एग्जामिनर्स, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी तो हमारा आंसर क्या आ गया? डायरेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये जो TKDL है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 2001 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच में? मतलब एज ए कोलैबोरेशन ऑफ CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, आयुष जो डिपार्टमेंट है आयुष का, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इन सब का एज ए कोलैबोरेशन ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये कितनी लैंग्वेजेस में है? ये 5 लैंग्वेजेस में है। इसमें 5 लैंग्वेजेस मेनली हैं, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, ठीक है। और वही है जो इसमें था कि इसका मेन टारगेट है एंशियंट और ट्रेडिशनल नॉलेज जो कंट्री की है उसको एक्सप्लॉइट होने से बचाना, उसको बायो पायरेसी या फिर जो अनएथिकल पेटेंट लेती हैं कंट्रीज उससे बचाना, ठीक है, बाई डॉक्यूमेंटिंग इट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। और इस पे ट्रेडिशनल नॉलेज पे मॉडर्न रिसर्च को फोस्टर करना, ठीक है, इंक्रीज करना, वो भी इसका एक मेन टारगेट था। तो ये हो गया हमारा क्या? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीप ओशन मिशन लॉन्च्ड बाय इंडिया। इंडिया ने जो डीप ओशन मिशन लॉन्च किया उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है, इट एम्स टू एक्सप्लोर द मिनरल्स, एनर्जी एंड मैरीन डाइवर्सिटी ऑफ अंडर वाटर वर्ल्ड। ये जो है क्या करना चाहता है? मिनरल्स, एनर्जी एंड मैरीन जो डाइवर्सिटी है अंडर वाटर वर्ल्ड की, उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, बिल्कुल। ये डीप ओशन मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड है, डेवलपिंग मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द मिशन। यस, ये भी इसका एक की कंपोनेंट है। और थर्ड है, एन ऑफशोर डिसैलिनेशन प्लांट वर्किंग ऑन टाइडल एनर्जी विल बी डेवलप्ड अंडर दिस मिशन। ये भी तो तीनों ही इस डीप ओशन मिशन के अंडर हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा डी, ठीक है। आंसर हो जाता है हमारा डी। अब ये जो डीप ओशन मिशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया है? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर लॉन्च किया गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर लॉन्च किया गया है। 2021 के बजट में इसको कितने वो दिए गए हैं? 4000 करोड़ का इसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो दिया गया है आउटले, ठीक है। और मिनिस्ट्री आपको बता दी 2020 में इसको कितना दिया गया? 4000 करोड़ का दिया गया, ना कि 40,000 करोड़ या 4 लाख करोड़, ठीक है। याद रखना, इसको 4000 करोड़ का इसको आउटले किया गया है, ठीक है। और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? चलो ये 3 तो हैं। इसके अलावा जो हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसको भी एक्सप्लोर करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, पॉलीमेटालिक जो नोड्यूल्स हैं उनको उन पे रिसर्च करना, क्योंकि वो मैग्नीज़ के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो मैग्नीज है उसके काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है। और मैरीन डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना, वो तो आपने देख ही लिया, ठीक है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि डेवलपिंग मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द मिशन, इसमें क्या है? मेनली एक मत्स्य 6000 एक बनाया जा रहा है। क्या? एक सबमर्सिबल कैप्सूल बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा एक सबमर्सिबल ये बनाया जा रहा है कैप्सूल मत्स्य 6000। इसमें ये क्या है? ये 6
1000 मीटर डीप तक जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है इस मिशन के लिए, ठीक है। और इसमें मेनली जो 3 पर्सन हैं वो जा सकते हैं, तो ये मैन्ड मतलब होगा, ठीक है। तो ये बना रहे हैं। उसके अलावा जो भी इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए वो मेनली कहाँ से वो होती है, किसके मतलब जो मेनली इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए इस मिशन के लिए वो मेनली कितनी कंट्रीज़ के पास है, वो है चाइना, रशिया, जापान, यूएसए और फ्रांस, ठीक है। इन कंट्रीज़ के पास है। लेकिन अभी इंडिया कौन सी कंट्री बन जाएगा इसके बाद, ये इंडिया 6th कंट्री बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया ने भी ऐसा डीप ओशन मिशन चला दिया और उसमें जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो भी ये बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि इंडिया ने भी मच्छर 6000 भी बना दिया, ठीक है। और ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कमीशन, इसके अलावा ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी जो कन्वर्जन है, जिसमें मेनली टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, वो भी इसके अंदर सेटअप किया जाएगा, ठीक है। और इंडिया के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की तो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, 7500 के आसपास लंबी कोस्ट लाइन है, किलोमीटर लॉन्ग, और लगभग 1382 इंडिया में आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो इंडिया के लिए तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों किया जा रहा है इस मिशन को इतना ज़्यादा, क्योंकि एक तो 2021 से लेके 30 तक का जो डिकेड है ना, वो यूएन ने डिक्लेयर कर दिया है, यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या घोषित कर दिया है, यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिकेड घोषित कर दिया है, इसलिए भी मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने तो और भी मिशन चलाए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के और कौन से मिशन हैं जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे, एक था ओ स्मार्ट और एक था ओ स्ट्रॉम, एक था ओ स्मार्ट, एक था ओ स्ट्रॉम। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के थे, मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए थे ओशन में, ठीक है। इसके अलावा ओशंस के लिए तो सागरमाला प्रोजेक्ट भी इंडिया का चल रहा है। इंडिया और नॉर्वे ने भी इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट भी चल रहा है। ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव भी ओशंस के लिए, ये ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव, ठीक है। इसके अलावा नेशनल फिशरीज पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इसी के लिए चल रही हैं, ठीक है। तो ओशंस के लिए हैं, तो ब्लू ग्रोथ, ओ स्मार्ट, ओ स्टॉर्म्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये प्रोजेक्ट है। 2021 में इसके लिए 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट का आउटले हुआ है। ये सारी चीज़ें मच्छर 600 हम बना रहे हैं। इसके अलावा हम 6th कंट्री बनेंगे इसकी एक्सपर्टीज़ वाली, ये मत लिख देना कि इंडिया पहली कंट्री बन रहा है, ठीक है। इसके बाद जो 2021 से 30 तक का जो डिकेड है वो यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिकेड है। बस ये सारी चीज़ें इसके बारे में। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में बताना है, जो कि अनवेल की गई है हमारे यूनियन बजट 2021 में, ठीक है। उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रा एसेट विल बी मोनेटाइज अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। बिल्कुल जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है उनको भी मोनेटाइज किया जाएगा। सेकंड है बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट अंडर दिस, बिल्कुल। और थर्ड है कोर इन्वेस्टमेंट एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट सच एज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर नॉट इंक्लूडेड अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नहीं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके अलावा मेनली क्या है, ये जितने भी अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज जो हमारे एसेट्स हैं, पब्लिक एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू को अनलॉक करने के लिए है, ठीक है। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, मेनली जो इंफ्रा प्रोजेक्ट ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हैं उनके लिए, ठीक है। और एसेट्स इसमें कौन कौन से आते हैं, अभी तो बताया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी आता है, ठीक है। रेलवे का, एयरपोर्ट्स, ठीक है, जो ब्राउन फील्ड है, एयरपोर्ट्स, टोल रोड्स, ऑयल और गैस पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और दोनों जो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं दोनों ही एलिजिबल हैं इसके लिए। और ये मेनली पीएम, हमारे जो पीएम के प्राइम मिनिस्टर्स जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ये उसका पार्ट है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें जो मेन वो स्ट्रेस दे के कही गई है कि इसमें मेनली उनको राइट्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है, ठीक है। याद रखना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र राइट्स बट नॉट ओनरशिप, क्योंकि बाद में क्या होगा ये मतलब उसके पास ही आ जाएंगे, बट नॉट ओनरशिप। ये चीज़ एक मेन है जो इसमें स्टेटमेंट यूज़ की गई है, ट्रांसफरिंग राइट्स बट नॉट ओनरशिप, ठीक है। रोड, रेलवे, पावर, इन तीनों को मिला के ये तीनों ही 66% वैल्यू बना देते हैं हमारे एसेट्स की। टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट का 66% जो है वो रोड, रेलवे और पावर ही मिलके हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये पहले दो स्टेटमेंट होगी सही, थर्ड होगी रॉन्ग। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या बोलता है, इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में बताना है। द इंडेक्स इज सर्कुलेटेड बाय सेबी
हाँ ठीक है, सेकंड है इट कैलकुलेट्स द डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन निफ्टी 50 ओवर नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो सबसे पहले ये जो है सेबी इसको सर्कुलेट करता है, तो नहीं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसको कौन करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2008 में। ठीक है, और तो सेकंड है इट कैलकुलेट्स द डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन निफ्टी 50 और नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो ये बिल्कुल सही है। ये कितनी फ्लक्चुएशन होगी उसको कैलकुलेट करेगा नेक्स्ट 30 ईयर में निफ्टी 50 कंपनीज में। ठीक है, मेनली क्या मेजर करता है? मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऑफ वोलेटिलिटी। ठीक है, कितनी वोलेटाइल है जो मार्केट हो जाएगी नेक्स्ट मतलब नियर टर्म में। ठीक है, तो उसको ये मेजर करता है। ठीक है, तो ये वही है, फ्लक्चुएशन को मेजर करता है, वोलेटिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, मतलब रेट और मैग्नीट्यूड जो भी प्राइसेस का होगा उसमें। ठीक है, चेंज उसमें जितना भी होगा। तो इसका जो ए स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो बी इसका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले है अंडर दिस स्कीम the government will pay both employees and employer contribution toward EPF in establishment employing up to 1000 employees। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट जो है दोनों की तरफ से देगी, 12% एम्प्लॉयज़ की तरफ से देगी और 12% एम्प्लॉयर की तरफ से देगी। टोटल 24% वेजेस देगी EPF अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, और सेकेंड है दिस स्कीम इज़ वैलिड ओनली फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन एन एस्टेब्लिशमेंट हुज मंथली वेज ऑफ लेस देन 15,000 रुपीज़। और ये इसमें बोला गया कि केवल उनके लिए है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है किसी भी उसमें। तो याद रखना ये किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए नहीं है, मेनली जो है नया एम्प्लॉयमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करेंगी या फिर ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, लो वेज ब्रैकेट से। ठीक है, जिनकी मतलब उन लोगों की जॉब, जिन लोगों की जॉब छूट गई थी उनको या तो वो री एम्प्लॉय करेंगे या फिर न्यू एम्प्लॉयमेंट देंगे किसी को, उनके लिए है ये, ना कि ओनली मतलब ना कि एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर जिनकी जॉब कोविड के टाइम छूट गई थी उनके लिए, या फिर री एम्प्लॉयमेंट के लिए है जिनकी कम सैलरी थी। ठीक है, तो ये कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। और थर्ड है ए बेनिफिशरी मस्ट होल्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। अगर इस स्कीम का बेनिफिट चाहिए तो जो वो है उसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उसका होना ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर वो बंदा मतलब कोई भी पर्सन अगर EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहा था, मतलब EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में वो काम कर रहा था, तो अक्टूबर 2020 से पहले, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल होगा वेदर उसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है या नहीं है। तो उसके पास ये नहीं है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना ही चाहिए। येस, अगर वो EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में भी काम कर रहा है तब भी वो एलिजिबल होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, तो सेकंड एंड थर्ड जो है हमारी रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा? ए। और जो स्कीम है मेनली किसके लिए लॉन्च की गई थी? जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि जो नई जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों कोविड रिकवरी के टाइम पे। ठीक है, तो जो हमारा इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर जो 56 है वो हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया। रिसर्च एंड इनोवेशन के बारे में बताना है। फर्स्ट है द प्राइवेट सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो ज़्यादातर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो है हमारा प्राइवेट सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना भी खर्चा होता है उसका जो 56% है वो कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट करती है, तो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है द नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंट पेटेंट एप्लीकेशंस आर मोर देन रेजिडेंट पेटेंट एप्लीकेशन। इंडिया के जो नॉन रेजिडेंट पेटेंट एप्लीकेशन है वो रेजिडेंट से ज़्यादा है, बिल्कुल नॉन रेजिडेंट के जो है वो रेजिडेंट से ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ओनली इंडिया के जो रेजिडेंट हैं वो 36% ही करते हैं, मतलब जो बचे हुए जितना भी होगा वो नॉन रेजिडेंट इंडियन करते हैं, पेटेंट लेते हैं। ठीक है, और वही है कितना होता है। उसके बाद
इंडिया में ग्रोस एक्सपेंडिचर कितना होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, 0.65% होता है टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा खर्चा, ठीक है। तो फिर इसीलिए इंडिया की इनोवेशंस में भी रैंक कैसे ही है, जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको निकालता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, ठीक है। ये एक ये निकालती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक 2021 में कितनी होगी, कितनी है, 46 है, और 2020 में रैंक थी 48, और 2019 में रैंक थी 52, ठीक है। तो अभी जो इंडिया है वो क्या हो गया, टॉप 50 कंट्रीज़ में आ गया, इनोवेटिव कंट्रीज़ में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बेस पे ही एक और इंडेक्स निकाला जाता है जिसको बोलते हैं इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। ये कौन निकालता है, नीति आयोग। इसको कौन निकालता है, नीति आयोग, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी स्टेटमेंट, सेकंड सही, फर्स्ट रॉन्ग। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। यूनियन बजट 2018-19 अनाउंस्ड एमएसपी वुड बी केप्ट एट लेवल 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसने बोला कि 2018-19 के बजट में बोला गया कि जो एमएसपी है वो 1.5 टाइम्स रखा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। कौन से फैक्टर आर कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड, कौन से कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। कंसिडर कौन से किए जाते हैं, कंसिडर की बात बोल रहा है, कंसिडर तो याद रखना सारे किए जाते हैं, ठीक है। कंसिडर सारे किए जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी पे भी, एक्सपेंसेस जो फर्टिलाइजर वगैरह पे लगते हैं, रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड, ठीक है। तो सारे ही फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बताऊं कि इसको मेनली एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है, अब आप बोलो एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है, तो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। और इसको मेनली अप्रूव कौन करता है, इसको करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड करते हैं कौन, हमारे PM, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसको अप्रूव करती है, और रिकमेंड कौन करता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। और मेनली जो ये कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है, ये मेनली अभी जो है 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए और एक शुगर केन के लिए मेनली वो करता है क्या, प्राइस डिटरमाइन, ठीक है। और ये किसका मिनिस्टर, किसके अंडर है ये ऑफिस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के का अटैच्ड ऑफिस है, ठीक है। कब बना था ये, 1965 में ही बना था, ठीक है। मेनली ये कंसिडर करता है C2 कॉस्ट को, लेकिन रिकमेंड करता है, याद रखना C2 कॉस्ट को भी ये कंसिडर करता है, लेकिन रिकमेंड करता है किसको, किसको रिकमेंड करता है, ये रिकमेंड करता है 1.5 इंटू A2+FL कॉस्ट को, A2+FL कॉस्ट को, A2+FL कॉस्ट का 1.5 टाइम्स ये रिकमेंड करता है। अब ये A2+FL C2 ये है क्या, तो जो A2 है उसमें क्या आता है, उसमें जितना भी पेड डायरेक्टली इनकर होता है फार्मर का, ठीक है, जैसे कि कैश हो गया, ठीक है, कैश हो गया, या फिर सीड्स हो गए, कैश, सीड्स, फर्टिलाइज़र, जो भी मैन्योर, पेस्टिसाइड्स, हार्ड लेबर, इरिगेशन में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंडर, फ्यूल वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी यूज़ होती हैं उसमें, ये किस में यूज़ होती हैं, उसमें A2 में यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर A2 में हम अनपेड फैमिली लेबर को अगर हम वो कर देते हैं, ठीक है, अगर हम फैमिली लेबर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, फैमिली लेबर को भी कैलकुलेट कर देते हैं, तो वो हो जाता है A2+FL, इम्प्यूटेड अगर हम कर देते हैं वैल्यू इन अनपेड फैमिली लेबर की, तो हो जाता है A2+FL। C2 में क्या, C2 क्या होता है, C2 MS स्वामीनाथन जी ने इसको रिकमेंड किया था, ये मेनली ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें जो है रेंट प्लस, मतलब जो भी रेंट है उस लैंड का वो, प्लस जो इंटरेस्ट है, जो वर्किंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो भी इन्होंने कैलकुलेट किया था, किसके ऊपर, A2+FL के ऊपर, ठीक है, FL के ऊपर। तो ये उन्होंने कहा था कि इसका 1.5 टाइम्स MSP होना चाहिए, इसका 1.5 टाइम MSP होना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट किसके कौन सा MSP देती है, A2+FL वाला, केवल इन दो वाला देती है, इन दो का नहीं देती है, ठीक है। ये जो थे ये MS स्वामीनाथन जी ने रिकमेंड किए थे। तो एक चीज़ याद रखना, जो गवर्नमेंट है वो रिकमेंड करती है इनके हिसाब से, लेकिन कंसिडर सबको करती है, ठीक है। कंसिडर की बात बोलिए, इसमें कौन सी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कैलकुलेट करते टाइम, लेकिन रिकमेंड किन के बेस पे किया जाता है, A2+FL के बेस पे किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो जो कंसिडर हो गया तो आंसर आ गया D, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्या बोलता है, IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले इट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड विद RBI। सबसे पहले ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि RBI के साथ रजिस्टर्ड है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। और सेकंड है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रोजेक्ट्स फोकसिंग ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, और मेनली ये ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है जो एनर्जी एफिशिएंट, मतलब जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी सही है, एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट ये प्रोवाइड करती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आ गया, C। और जो ये जो एजेंसी है ये कौन सी है, ये मिनी रत्ना कंपनी है,
किसकी, कौन सी है ये, मिनी रत्ना कंपनी है। कब बनी थी, 1987 में ये बनी थी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये बनी थी, ठीक है। और ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनीज एक्ट के अंडर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसके अंडर, कंपनीज एक्ट के अंडर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। एनबीएफसी है, आरबीआई के साथ है, और इसका मोटो है एनर्जी फॉर एवर। एक बार पहले भी बताया था मैंने, इसका जो मोटो है वो है एनर्जी फॉर एवर, एनर्जी फॉर एवर, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में, ठीक है। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, या फिर जो भी IRDA का शेयर है वो इनोवेटिव थिंग्स में फाइनेंस करना है एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए मेन काम करती है। तो जो हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। इंडिया हैज़ रिमेन्ड ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट सिंस 1991 रिफॉर्म्स। 1991 रिफॉर्म से जो इंडिया है वो नेट एक्सपोर्टर रहा है एग्री प्रोडक्ट्स का, ठीक है, ये बोला गया है। सेकंड है द शेयर ऑफ बासमती राइस इन टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैज़ रिमेन्ड द लार्जेस्ट ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर्स। लास्ट 6 ईयर्स में जो लार्जेस्ट शेयर रहा है, देखो ये लास्ट जो लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें भी ये क्वेश्चन हो चुका है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। जो बासमती का शेयर है वो सबसे ज़्यादा नहीं है, आपको बताया था बासमती का शेयर सबसे ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो है हमारा मैरीन प्रोडक्ट्स का, किसका, मैरीन प्रोडक्ट्स का शेयर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद किसका शेयर है, उसके बाद है बासमती राइस, उसके बाद क्या है, उसके बाद बफलो मीट, उसके बाद क्या है, बफलो मीट। और मेनली इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, वैल्यू इसकी रिड्यूस हो रही है बफलो मीट की। उसके बाद आते हैं स्पाइसेस, ठीक है। तो ये हैं, और टोटल अगर एग्री एक्सपोर्ट की वैल्यू की बात करूँ, टोटल एग्री एक्सपोर्ट की वैल्यू की बात करूँ तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि 2015 की बात करूँ और 2019 की बात करूँ तो यहाँ था 14% और यहाँ था 19% टोटल एग्री एक्सपोर्ट की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, तो ये वैल्यू है इतनी इंक्रीज़ हुई है। तो जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर रहा है जब से 1991 के हमारे जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बाद से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी सही, तो आंसर आ गया ए। इसके अलावा जो मेजर एक्सपोर्ट मतलब एग्री एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं इंडिया के, मेजर एग्री एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, तो एग्री एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के USA, सऊदी अरेबिया, उसके बाद है ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, याद रखना ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा USA, सऊदी अरेबिया, ये टॉप एक्सपोर्ट एग्री डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया इसका सही। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या बोलता है, एट प्रेजेंट मोर देन 60 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी इज अंडर इंस्टॉलेशन। मोर देन 60 गीगावाट से ज़्यादा एनर्जी अंडर इंस्टॉलेशन है। तो याद रखना 30 गीगावाट से जो के आसपास जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो इंस्टॉलेशन के अंदर है, ठीक है, याद रखना। और 19 जो है अप्रोक्स 19 गीगावाट को टेंडर कर रखा है, लेकिन 30 गीगावाट है वो अंडर इंस्टॉलेशन है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट अंडर परफॉर्म अचीवमेंट ट्रेड स्कीम आर इशूड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो ये इसके अंडर वो होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और थर्ड है इंडिया इज़ नाउ द 4th लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, और जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी है वर्ल्ड में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और अगर 4th है तो इंडिया में फर्स्ट कौन है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, और उसके बाद गुजरात है विंड पावर जनरेशन में, ठीक है, विंड पावर जनरेशन की बात चल रही है। तो 4th है, तो पहले 3 कौन से हैं वर्ल्ड में, तो चाइना हो गया, USA हो गया, जर्मनी हो गया, उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है, ये हैं वर्ल्ड में। और इंडिया में कौन है, तमिलनाडु और गुजरात। उसके बाद एक और इंडेक्स आता है ग्लोबल विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडेक्स, ठीक है, उसको कौन निकालता है, उसको निकालता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, उसको निकालती है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, याद रखना ये इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इंडेक्स और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ही इसको निकालती है, ठीक है। एक और मिशन चलता है किसके अंडर, एक और चलता है नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये 8 मिशंस में से किसके अंडर, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ठीक है। इसमें भी मेनली जो ये भी मेनली लार्ज स्केल जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए है उनके ऊपर है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। इसमें भी एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट को वो किया जाता है, सेल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है मेनली एनर्जी एफिशिएंसी का परफॉर्म अचीवमेंट ट्रेड, इसके अंडर भी ये किया जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी इसकी वो होगी रॉन्ग, और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा सी, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका हमारा सी। लेक्चर 1
में क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ ऐसा ही था, वो जाके देख लेना, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या, वी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में हमें बताना है। द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड्स। बिल्कुल, ये उसके अंडर इनिशिएट की जाती है। सेकंड है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज 10 लाख। इसका जो है वो मिनिमम अमाउंट जो है 10 लाख है। तो याद रखना, इसका जो पहले 1 लाख था, अभी 1 करोड़ कर दिया गया। इसका 2020 में इसका क्या कर दिया गया, 1 करोड़। कितना कर दिया गया, 1 करोड़। तो ये सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। फर्स्ट सही है। थर्ड देख लेते हैं। द मैक्सिमम टाइम विद इन विच IRP हैज़ टू मैंडेटरली कंप्लीट इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन पीरियड इज 2 ईयर्स। तो याद रखना, कोई भी एक्सटेंशन पीरियड लगा के ज़्यादातर दिन जिसमें उसको अपना पूरा करना है, लिटिगेशन एक्सटेंशन को भी लगा के, वो 330 डेज। 330 डेज मतलब 1 साल से भी कम है। उसने लिख रखा 2 साल नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा ए, ठीक है। आंसर क्या आ गया ए। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को 330 डेज के अंडर, वेदर एक्सटेंशन पीरियड हो चाहे ना हो, 330 डेज के अंडर हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। ये कंप्लीट करना है। और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, मेनली यही है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर है और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करना है। और इसमें किसको राइट है, इसमें है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है, जहाँ पे भी वो कॉर्पोरेट पर्सनस रजिस्टर्ड होंगे वहाँ की ब्रांच के अंडर, ठीक है। तो बस यही है। और अगर आपने एडमिशन, कोई भी एप्लीकेशन का एडमिशन कर दिया तो वो प्रोसेस 180 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर बाई चांस जो एजुकेटिंग जो अथॉरिटी है उस वो जो है एक मतलब ग्रांट भी दे सकती है, 1 टाइम एक्सटेंशन कर सकती है 90 डेज़ का, तो 180 डेज़ और 90 डेज़ उसमें ऐड हो सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम टाइम जो इसमें लग सकता है वो लग सकता है 330 डेज़। कितना, 330 डेज़। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता, चाहे कितना भी एक्सटेंशन दे लो चाहे मत दे लो, ठीक है। तो यही है, इसका आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्या बोलता है, हायर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो द बेटर इज़ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बैंक। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जितना ज़्यादा होगा उतनी फाइनेंशियल हेल्थ बेटर होगी किसी भी बैंक की। तो एक चीज़ याद रखो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो होता है जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में टोटल डिपॉजिट्स के, ठीक है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उस पे जो है बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। बहुत कम इंटरेस्ट, लो कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं ये, और बहुत कम इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है इनके ऊपर, ठीक है। मतलब बहुत मतलब डिमांड ड्राफ्ट करंट अकाउंट पे तो है ही नहीं, सेविंग अकाउंट पे 3 to 4% उनको देना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जितने ज़्यादा होंगे ये अकाउंट्स उतनी ही जो बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। याद रखना ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उतनी ही फाइनेंशियल हेल्थ उनकी अच्छी होगी क्योंकि बैंक को उसके लिए इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड है, और अगर कम होगा, अगर ये जो है ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कम होगा, इसका मतलब बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। क्योंकि जो बैंक है वो हैवीली मतलब कॉस्टली पड़ रहा है, उनको जो फंड करना है वो कॉस्टली पड़ रहा है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी सही, तो ये 2 ही ऑप्शन बच गए फर्स्ट सही स्टेटमेंट के। सेकंड है, शेड्यूल बैंक इन इंडिया आर मैंडेटेड बाय RBI टू मेंटेन ए मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ 15%। इसने बोला है कि शेड्यूल बैंक जो है इंडिया के, उनको मैंडेट कर दिया गया है RBI ने कि आपको मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो 15% रखनी है। तो एक चीज़ याद रखो कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसी को बोलते हैं CRAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और CRAR कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये दोनों ही सेम होती हैं। ये बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बेसल में बोला गया कि 8% इसको रखना है, लेकिन इंडिया में RBI बोलता है कि शेड्यूल कमर्शियल जो बैंक है उसको रखना है 9%, और जो मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको ये रखना है 12%, ठीक है, उनको रखना है 12%। और जो इसमें बोल रखी है हमें सेकंड स्टेटमेंट की 15% रखना, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब ये नहीं रखना है इतना ज़्यादा, ठीक है। मेनली किस लिए रखा जाता है, ये डिपॉजिटर्स के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और थर्ड है, बैंक विद हाई कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रेज फंड एट लोअर कॉस्ट। इसने बोला कि जो बैंक हाई कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है, जिनका रेज फंड्स एट लोअर कॉस्ट, तो वो कम इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, जिनका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, मतलब उनके रिस्क में जो एसेट जाने के चांसेस कम है, उन्होंने पहले ही अपनी मतलब ज़्यादा कैपिटल रख रखी है। रिस्क वेटेड एसेट अगर हो जाए उनके लिए तो उनको लोअर इंटरेस्ट पे कॉस्ट पे
लोन मिल जाता, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट भी सही है और थर्ड सेकंड जो है वो रॉन्ग हो गई। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। सैटर्न एक्सप्लोरेशन के बारे में बताना है। ठीक है, सैटर्न एक्सप्लोरेशन के बारे में बताना है। तो पॉइंटर 11 बिल्कुल ये सैटर्न पे जा रहा है। कैसिनी प्रोब ये भी जा रहा है। कैसिनी प्रोब किसका है? नासा का है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ाई होगा, ये किसका है? नासा का है। और जो पॉइंटर 11 है ये भी किसका है? ये भी नासा का है। और जो ये परसिवरेंस रोवर ये किस पे जा रहा है? आपको पता है ये तो कहाँ पे जा रहा है? मार्स पे जा रहा है। परसिवरेंस तो मार्स पे जा रहा है। और कौन से हाँ मार्स पे जा रहा है। कौन से क्रेटर पे? जी जीरो क्रेटर पे जा रहा है। ये भी नासा का ही है वैसे तो। ठीक है, लेकिन ये मार्स पे भेज रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट होगी सही कि पॉइंटर 11 और कैसिनी प्रोब कहाँ पे जा रहे हैं? ये सैटर्न पे जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा सैटर्न पे कौन कौन से जा रहे हैं? पॉइंटर 11 तो जा ही रहा है। ठीक है, जा ही रहा है क्या? चला गया 1995 में एंड हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो वोएजर है, वोएजर 1 और 2 वो भी नासा के हैं। वो भी यहीं जा रहे सैटर्न और जुपिटर की रिंग्स को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है नासा का, ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है नासा का, जो कि 2026 में लॉन्च होगा और 2034 में वो सैटर्न के उस पे लैंड होगा। सैटर्न के मून जो है टाइटन को स्टडी करने के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन चला रहा है नासा। ठीक है, तो ये भी नासा का ही है। तो ये सारे सैटर्न के मिशन हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्या बोलता है? एफडीआई के बारे में बताना है। फर्स्ट है एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन रेज टू 74% इन रिसेंट। तो ये बिल्कुल 74% रेज कर दी गई है। सेकंड है फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल इन एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी आर नॉट अलाउड। फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल नहीं, अभी जो है ये एग्रीकल्चरल जो इंश्योरेंस कंपनी है उनमें भी अलाउड कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जो इसका आंसर हो जाता है ए। ये कब किया गया है? 2021-22 के बजट में। ठीक है, और लेकिन इसमें और चीज़ क्या की गई है? 74% तो है लिमिट, लेकिन इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए। और 50% जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। 50% जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए इसमें। ठीक है, और लगभग जो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन इस साल किया जाएगा, ये भी बोला गया था। ठीक है, और हमें एफडीआई लिमिट बढ़ानी है। तो मेन चीज़ है कि इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो देख लो। एक तो है, एक होती है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और एक होती है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस प्रीमियम होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता है इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय टोटल जीडीपी। ठीक है, और इंश्योरेंस डेंसिटी होती है इंश्योरेंस प्रीमियम बाय पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखना है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ये होती है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और ये होती है इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है, अगर इंडिया की बात करूँ 2018-19 में जो इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था वो था 3 to 7%, ओनली 3 to 7%। और वर्ल्ड एवरेज कितना था? वर्ल्ड एवरेज था 6.3%। ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, ये याद रखना। और दूसरी चीज़ इंश्योरेंस डेंसिटी जो थी 2018-19 में ही वो थी $74। ठीक है, याद रखना ये है। एक और आता है कि एक और चीज़ आती है क्या कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है और इंश्योरेंस डेंसिटी है वो लाइफ, अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ, लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ और इंश्योरेंस इधर पेनिट्रेशन लिख लो, इधर इंश्योरेंस डेंसिटी लिख लो, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है 2011 से 2018 तक की बात कर रही हूँ मैं ये। ठीक है, याद रखना 2011 से 18 तक जो लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था वो क्या हो रहा था? डिक्लाइन कर रहा था। स्टेडी नहीं, जिग जैग पैटर्न में। ठीक है, और इंश्योरेंस डेंसिटी वो जो थी वो इम्प्रूव कर रही थी, वो भी जिग जैग फैशन में। अगर नॉन लाइफ की बात करें, नॉन लाइफ में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था वो इम्प्रूव कर रहा था जिग जैग पैटर्न में, और जो नॉन लाइफ में था वो इम्प्रूव कर रहा था स्टीडीली। याद रखना, ये इम्प्रूव कर रहा था स्टीडीली। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ, नॉन लाइफ, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी, और इंश्योरेंस डेंसिटी में ये क्या कर रहा था? स्टीडीली इंप्रूव कर रहा था। 2011 से 18 तक की ही बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अपने आप मतलब मत निकालने लग जाना आगे के। इसके अलावा तो आपको पता ही है, इसका जो इंश्योरेंस सेक्टर का जो रेगुलेटर है वो कौन है? इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर IRDAI। कब बना था? 1996 में बना था। 2014 में इसका नेम चेंज हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मेनली इसके हेडक्वार्टर्स हैं हैदराबाद में। कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स? हैदराबाद में। आपको याद नहीं रहेंगे क्योंकि मेनली जो सेबी और उनके हैं वो कहाँ पे हैं? उधर हैं, मुंबई में। तो ये हेडक्वार्टर्स है इसके हैदराबाद में। एक चेयरमैन है, 9 मेंबर्स होते हैं इसमें।
तो मेनली टोटल 10 मेंबर्स होते हैं इसके। क्या रिपॉइंट हो सकते हैं? यस, रिपॉइंटमेंट भी हो सकती है। और ये किसका मेंबर है? IRDI, ये FSDC का भी मेंबर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, उसका भी मेंबर है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, एक और क्वेश्चंस मैंने इकोनॉमी के क्वेश्चंस में बताया था कि प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है, प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है इंश्योरेंस में, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो है 30% के आसपास, और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो है 56% के आसपास। ये चीज़ याद रखना, प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है लाइफ इंश्योरेंस में 30% के आसपास है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में 56% के आसपास है। तो जो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा 64, ये हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इंडेक्स हैज नेवर बीन इनटू नेगेटिव टेरिटरी इन द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में कौन सा जो इंडेक्स है वो कभी भी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गया है? कौन सा है जो नेगेटिव टेरिटरी में कभी नहीं गया? तो याद रखना, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन कभी भी नेगेटिव कैटेगरी में नहीं गए हैं। फूड इन्फ्लेशन गया है, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन गया है, तो थर्ड को काट दो, तो इसका आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? ए। एक वो है, क्या बताऊँ आपको, एक वो है, ये देखो इस ग्राफ से याद रखना, ये उसमें भी बताया गया था, ये जो है ये फूड का ग्राफ है, ये किसका है? फूड का ग्राफ है, ठीक है। और ये 2013 मान लो, और 2017 मान लो इधर, और 2020 मान लो, ठीक है। तो ये बीच में गया है नेगेटिव टेरिटरी में फूड का ग्राफ, ठीक है। और हेडलाइन और ये जो है ये हमेशा ऊपर ही रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा ऊपर ही रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को, कोर और हेडलाइन हमेशा पॉजिटिव रहे हैं और जो फूड इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव टेरिटरी में भी गया है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। डिजिटल डिवाइड के बारे में बताना है रूरल एरियाज़ में। टेली डेंसिटी इन अर्बन एरियाज अकाउंट मोर देन ट्वाइस देन रूरल एरियाज। जो टेली डेंसिटी है अर्बन एरियाज में वो डबल है रूरल एरियाज़ के, तो ये स्टेटमेंट सही है। रूरल में अगर 59% है, 59% है, तो अर्बन में जो है वो 139% है, ठीक है। अर्बन में कितनी है? 139% है। तो सेकंड हैंड नंबर ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स इज़ हायर इन रूरल एरियाज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। जो टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं रूरल एरियाज़ में वो ज़्यादा हैं अर्बन से। क्या ऐसा हो सकता है कि रूरल्स में ज़्यादा? नहीं, अर्बन एरियाज़ में टेलीफोन सब्सक्रिप्शंस ज़्यादा हैं। कितने हैं? और अर्बन की बात करूँ तो वहाँ है 64 करोड़, और रूरल की बात करूँ तो वहाँ है 52 करोड़, ठीक है। तो ज़्यादा कहाँ पे है? अर्बन एरियाज़ में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, तो आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है, ये आ जाता है ए। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। चिले मैड्रिड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, चिले और मैड्रिड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है चिले और मैड्रिड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्या बोलता है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बताना है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वो की गई है, क्या प्रपोज की गई है। सबसे पहले इट डज़ नॉट फंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को ये फंड नहीं करेगी। तो हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो और सारी गलत होंगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेट को भी फंड करेगी। सेकंड है इट प्रोवाइड्स फंडिंग टू रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन साइंस एज वेल एज नॉन साइंस डिसिप्लिन। बिल्कुल, ये साइंस प्रोजेक्ट को भी के जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उसको भी फंड करेगी, और जो नॉन साइंस डिसिप्लिन हैं उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी फंड करेगी, ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। थर्ड है इट विल बी हेडेड बाई सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो है इसको जो हेड करेंगे ना, वो करेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। कौन करेंगे? इसको हेड करेंगे, इसको हेड करेगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। और चलो ये भी हो गया, थर्ड भी रॉन्ग होगी। और इसका मेन टारगेट है इंक्रीज़ करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शेयर को 2.5% बाई 25 तक हमें इतना इंक्रीज़ करना है। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि इसको इतना। वैसे इंडिया का टारगेट है कि हमें 2.5% इंक्रीज़ करना है, लेकिन ये इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का टारगेट नहीं है कि हमें इतना % करना है, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर हो गया वो हो गया बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे। और एक और चीज़ अगर मैं इसमें लिखवाऊँ कि 2008 से अगर 2014 के बीच की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे अगर 0.84% था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो हमारा शेयर है, तो यहाँ पे होगा 0.69%, मतलब डिक्रीज़ किया था वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो हमारा इस इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज़ किया इन्वेस्टमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। इंडियाज़ टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री के बारे में बताना है। India's textile and apparel industry. It is second largest employment generator sector in economy. बिल्कुल ये second employment generator sector है। पहला कौन सा है? पहला है एग्रीकल्चर,
पहला कौन सा है? पहला है एग्रीकल्चर। सेकंड है इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्ट्स ग्लोबली। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट है, एक्सपोर्टर है, नहीं याद रखना, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट नहीं, इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स की। सबसे पहला कौन सा है? चाइना, फिर है जर्मनी, फिर है बांग्लादेश, ठीक है, ऐसे ही है। तो इंडिया जो है सिक्स्थ है। और मेजर वर्क फोर्स इसमें कौन है? वुमेन है इंडिया की टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री में। और अगर इसके ओवरऑल जीडीपी में इसके शेयर की बात करें तो 2% है इसका ओवरऑल जीडीपी में शेयर, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोस वैल्यू एडिशन की बात करें अकेले मैन्युफैक्चरिंग में तो इसका 11% शेयर है, टोटल जीडीपी में 2% शेयर है। उसके अलावा बताऊं, चलो ये तो हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर आ गया ए, ठीक है। एक है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1978 में, मेनली जो अपैरल टेक्सटाइल जो गारमेंट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बताए थे कहाँ हैं? गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में, जहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भी हेडक्वार्टर्स हैं। अभी इंडिया का रिसेंटली फर्स्ट ब्रांड एंड लोगो लॉन्च हुआ था इंडियन कॉटन का, उसको क्या बोलते हैं? कस्तूरी कॉटन, कस्तूरी कॉटन, ठीक है, ब्रांड एंड लोगो जो इंडियन कॉटन का लॉन्च हुआ है। तो जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या किया गया है? क्या क्या किया गया है? तो सबसे पहले है सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को सेटअप किया गया है। रिमूवल ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइन, बिल्कुल उसमें भी जो है डिस्टिंक्शन को हटाया गया है। थर्ड सेपरेट लाइसेंसिंग फॉर प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग, नहीं सिंगल लाइसेंसिंग कर दी गई है, ठीक है, ये तो पहले था, ये सिंगल लाइसेंसिंग कर दी गई है, तो थर्ड रॉन्ग हो जाता है, थर्ड रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ जाता है। मतलब ज्वाइंट ऑक्शन ऑफ बॉक्साइट एंड कोल, मतलब सिंपल कर दी गई है प्रोसेस, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और बस यही है, तो इसका जो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्या बोलता है? एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021 कंसिडर दी स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है एग्रीकल्चरल क्रेडिट की। सबसे पहले है साउदर्न रीजन शोज द हाईएस्ट शेयर इन टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है साउदर्न रीजन में, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है नॉर्थ ईस्ट रीजन शोज द लोएस्ट शेयर, तो ये भी सही है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे कम शेयर है और साउदर्न रीजन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। साउदर्न रीजन में मोर देन 40% है और इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में लेस देन 2% है, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। इफ़ आरबीआई डिसाइड्स टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, अगर आरबीआई डिसाइड करता है कि वो लिक्विडिटी जो है मार्केट से एब्जॉर्ब करेगा तो क्या वो नहीं करेगा, ठीक है। आरबीआई की बात चल रही है। और दूसरी चीज़ क्या वो नहीं करेगा ऐसा करने के लिए, सबसे पहले है कि इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ करना, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ करना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देना मनी की पार्किंग के लिए आरबीआई में, ठीक है। तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आरबीआई प्रोवाइड करेगा उनको पैसे रखने के लिए, तो उतने ही ज़्यादा बैंक को आरबीआई को वो पैसे रखेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा मनी सक होगी। तो ये तो चीज़ वो करेगा, ठीक है, ये तो चीज़ वो करेगा बैंक, ये नहीं करेगा, ये सक करने के लिए वो करेगा। सेकंड है डिक्रीज इन सीआरआर, अगर सीआरआर में कमी होगी मतलब कम इंटरेस्ट, मतलब सीआरआर में कमी मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना इकोनॉमी में, और हमें क्या करनी है? कम करनी है, तो ये तो नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड तो नहीं करेगा, तो यस, एक तो सेकंड आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड आएगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ठीक है। मतलब रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करेगा, सीआरआर को क्या करना है? इंक्रीज करना है अगर मनी को सक करनी है। और परचेज कर क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो परचेज करेगा? नहीं, परचेज नहीं करेगा, क्या करेगा? बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, परचेज नहीं करेगा। तो क्या होगा? ये भी नहीं हुआ, आंसर आ गया हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कोल के बारे में बताना है। कोल प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ बीन स्टीडीली डिक्लाइनिंग ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। स्टीडीली डिक्लाइनिंग कैसा हो सकता है? स्टीडीली डिक्लाइन नहीं, कोल जो प्रोडक्शन है याद रखना वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो लास्ट 5 ईयर्स में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा है। सेकेंड है इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ कोल फॉर लास्ट 5 ईयर्स। इंडिया जो है नेट इम्पोर्टर है, याद रखना इंडिया क्या है? नेट इम्पोर्टर है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, आंसर क्या आ गया हमारा डी। अभी जो है ऑटोमेटिक रूट कोल सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। पर कैपिटा कंजप्शन की बात करूँ एनर्जी में तो वो कितने 350 kg पर ईयर, ठीक है, पर ईयर है पर कैपिटा कंजप्शन इसमें 350 kg पर ईयर। डेवलप्ड कंट्री से काफ़ी नीचे हमारी पर कैपिटा कंजप्शन, ठीक है। तो जो ये हो जाता है, ये हमारा इसका जो आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट्स दैट हायर पब्लिक डेट लीड्स टू लोअर ग्रोथ, कि हायर पब्लिक डेट से जो हमारी ग्रोथ है वो कम होती है, हमें ये आर्ग्यूमेंट्स बताना है, ठीक है।
तो सबसे पहले है हाई लेवल ऑफ पब्लिक डेट टेंड टू डिक्रीज कंजप्शन। बिल्कुल, अगर पब्लिक डेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पब्लिक डेट ज़्यादा है तो उस डेट को चुकाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाएगी लोगों पे फ्यूचर में, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाएगी तो लोगों के पास वेल्थ कम रह जाएगी, और कम रहेगी तो वो कम कंज्यूम करेंगे, तो वही है, तो कम ग्रोथ होगी, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है इट कैन रिजल्ट इन क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर पब्लिक डेट अगर हाई पब्लिक डेट है तो मतलब पब्लिक डेट मेनली जो पब्लिक है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो मेनली पब्लिक डेट कहाँ से लेती है, इंटरनल से, इंटरनल मार्केट से लेती है, और इंटरनल मार्केट से लेती है तो अगर तो गवर्नमेंट ही सारे डेट को ले लेगी तो प्राइवेट तो क्राउड आउट हो जाएंगे, वो तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगी कि क्राउड आउट हो जाएंगे इससे। थर्ड है इट कैन पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट। तो ये इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट पे अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा, तो बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट क्या करेंगे, सेविंग करना शुरू कर देंगे, लोग जो है सेविंग करना शुरू कर देंगे, और इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, क्राउडिंग आउट हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट, और मेनली ग्रोथ क्या होगी, नेगेटिवली इंपैक्ट होगी, तो ये भी सही है, तो तीनों ही सही है, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ रिसेंट कोविड के क्या क्या इंप्लीकेशंस थे। फर्स्ट है सर्ज इन गवर्नमेंट डेप्ट, सेकंड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन रेट्स, और थर्ड है वाइडनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट याद रखना कम हुआ है क्योंकि पूरा सब कुछ लॉकडाउन था तो कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो रहा था, तो ट्रेड डेफिसिट जो इस टाइम पे कम हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि हमारा गवर्नमेंट डेट भी बढ़ा है और इन्फ्लेशन रेट में भी डिक्लाइन आया है, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है, कौन सा उसके अंडर मिशन नहीं है, तो इसके अंडर नहीं है नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, इसके अंडर नहीं है, ठीक है, ये इसके अंडर नहीं है, इसके अंडर ग्रीन इंडिया मिशन भी है, और हिमालयन इको सिस्टम वाला भी है, और स्ट्रेटेजिक नॉलेज वाला भी है, और एक बताया था नेशनल मिशन ऑन इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नेशनल वाटर मिशन भी है इसके अंदर, नेशनल सोलर मिशन भी है इसके अंदर, और नेशनल मिशन ऑन और क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है, और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट भी है, सस्टेनेबल हैबिटेट भी है, सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और सोलर मिशन, वाटर मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी मिशन, 4 ये हो गए, 3 हो गए, ठीक है, और बस यही है, और कौन सा बच गया, लगभग तो यही है, तो हो गया हमारा, तो इसका जो आंसर है वो है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, क्या बोलता है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जो अभी प्रपोज किया गया 2021 में, उसके बारे में बताना है। फर्स्ट क्या है इसका, वो इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं, सपोर्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं, मेक अवेलेबल द गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज ऑन इंटरनेट इन मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, ये बिल्कुल है, जो भी गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज है उसको इंडियन लैंग्वेजेस में प्रमोट करना, ये इसका मतलब अवेलेबल कराना इसका मेन टारगेट है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का, ठीक है, याद रखना है इसको। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, डिमांड शॉक के बारे में बताना है। डिमांड शॉक इज सडन एंड टेम्परेरी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए गुड, बिल्कुल टेम्परेरी इंक्रीज और डिक्रीज को बोलते हैं डिमांड शॉक, और चेंज इन प्राइस कैन नॉट कोज ए डिमांड शॉक, तो बिल्कुल चेंज इन प्राइस डिमांड शॉक कोज नहीं कर सकता, ये भी सही है, तो दोनों ही जो आंसर है वो सी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, यूनियन गवर्नमेंट इन बजट 2021 हैज़ प्रपोज्ड मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो, ये 2 टेक्नोलॉजी को क्या है, तो ये क्या है, तो सबसे पहले क्या है, मेनली मेट्रो रेल नेटवर्क प्रोवाइड करना है लेसर कॉस्ट पे टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में, याद रखना टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में लोअर कॉस्ट पे मेट्रो रेल सिस्टम प्रोवाइड करना है, तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, समग्र शिक्षा प्रोग्राम के बारे में बताना है, समग्र शिक्षा प्रोग्राम, ठीक है, समग्र शिक्षा प्रोग्राम, तो सबसे पहले है ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली एज कंटिन्यूम फॉर प्री स्कूल टू क्लास 12, बिल्कुल ये प्री स्कूल टू क्लास 12 तक है। सेकंड है डिजिटल एजुकेशन, फोकस ऑन डिजिटल एजुकेशन थ्रू स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड्स एंड डीटीएच चैनल, बिल्कुल। थर्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एंड स्कूल हेड्स, ये भी सही है। फोर्थ है अपग्रेडेशन ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये भी सही है, तो चारों ही इसमें सही है, आंसर आ गया डी, समग्र शिक्षा अभियान की बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है, और मेनली इसमें 2 T's पे फोकस किया जाएगा, एक तो टीचर्स पे और एक टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये एक निष्ठा प्रोग्राम NISHTH है, निष्ठा प्रोग्राम, ये क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये है निष्ठा, ये भी सिकंदर है। इसमें मेनली लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाना है, और अभी तो ये 100% ऑनलाइन कर दिया था कोविड के टाइम पे। एक है पढ़ना लिखना अभियान, ठीक है ना, पढ़ना लिखना अभियान, ये क्या है, एक एडल्ट एजुकेशन स्कीम है, एडल्ट एजुकेशन स्कीम है ये,
ठीक है, एडल्ट एजुकेशन स्कीम है और ये भी 2021 में ही लॉन्च की गई है। ठीक है, तो पढ़ना लिखना अभियान, निष्ठा, टेक्नोलॉजी और टीचर पे फोकस और ये सारी चीज़ें समग्र शिक्षा अभियान का पार्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में बताना है। तो पहला है, इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट मॉनिटर्स ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, बिल्कुल ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। सेकंड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड डिसीजन आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर्स, ये भी सही है कि लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। थर्ड है, इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया डी। G20, सबसे पहले इसको G20 कंट्रीज़ ने फाउंड किया था, कब? 2009 में। तो G20 का पार्ट इंडिया भी है, तो इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर हो गया। मेनली ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए, मॉनिटर करने के लिए था ये, लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, मेनली लीगली बाइंडिंग नहीं है तो कैसे काम करता है ये? मेनली मोरल सुएशन से, मतलब जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं ना, मोरल सुएशन से काम करता है। और पीयर प्रेशर, मोरल सुएशन, पीयर प्रेशर, और जो भी इंटरनेशनली एग्रीड पॉलिसी है उन पे मतलब एक साथ लाने के लिए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने के लिए कि कंट्रीज़ क्या क्या कर सकती हैं एक साथ मिलके। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? हेडक्वार्टर्स हैं इसके बेसल में। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर? बेसल में है। और मेनली इसको फंड कौन करता है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इसको मेनली फंड करता है। और एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलती है, वो निकालता है हमारा RBI बाई एनुअली। ठीक है, बाई एनुअली हमारे RBI निकालता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इज़ डिफरेंट। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड मित्रा स्कीम, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी एक मित्रा स्कीम अनाउंस की है, वो क्या है? तो मित्रा स्कीम किसके लिए? ये भी मैं करवा चुकी हूँ। मित्रा किसके लिए है? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम कौन सी है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम। ठीक है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम है। मेनली बजट 2021-22 में इसको ये तो बताई दिया कि इसको इसमें लॉन्च किया गया है। मेनली ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है हमें अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और अट्रैक्टिव बनाना है, लार्ज इन्वेस्टमेंट ताकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और टेक्सटाइल पार्क मेनली 7 टेक्सटाइल पार्क मेनली एस्टेब्लिश किए जाएंगे ओवर 3 ईयर्स। ठीक है, याद रखना 7 टेक्सटाइल पार्क एस्टेब्लिश किए जाएंगे अगले 3 साल में। ठीक है, उसके बाद चलो ये हो गई हमारी मित्रा स्कीम। एक और मित्रा स्कीम आपने पढ़ी होगी, सहकार मित्रा स्कीम, सहकार मित्रा स्कीम। ठीक है, सहकार मित्रा स्कीम होगी, ये किसके अंडर थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर है। ठीक है, ये है मेनली किसका इनिशिएटिव? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है। मेनली जो इसमें क्या हो जाएगा, मेनली एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, मेनली स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जो भी NCDC से मतलब वो लेना चाहते हैं, मेनली इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ठीक है, मेनली, और उनको जो है इंटर्नशिप के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा उनको इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, तो टोटल मिला के 45,000 रुपीज़ उन पे लगाए जाएंगे इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, तो इस सहकार मित्रा स्कीम अलग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्री एंड उसके अंडर है, और ये इंटर्नशिप के लिए है। ठीक है, तो थर्ड हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कौन सा ये 3 पे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोलता है? 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द बोरिंग लिमिट for states as percentage of GSDP in context arrange the following state in increasing order of GSDP। GSDP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना, तो सबसे पहले है महाराष्ट्र, सेकंड है यूपी, थर्ड है वेस्ट बंगाल और फोर्थ है MP। ठीक है, ये है इनका मेन ऑर्डर। तो देख लो कौन सा इनका ऑर्डर है, किस में बताना है हमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो पीछे से लगना है। तो सबसे पहले आना चाहिए MP, तो थर्ड सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद आ जाएगा थर्ड, सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा यूपी, और फिर आएगा ये। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, फिर यूपी का है, फिर वेस्ट बंगाल का है, फिर MP का है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, फूड सब्सिडी के बारे में बताना है। सबसे पहले, फूड सब्सिडी रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लाइनिंग सिंस 2009-10। जो फूड सब्सिडी है गवर्नमेंट की, वो 2009-10 से डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, ये बोला गया इसमें, जो फूड सब्सिडी है वो क्या कर रही है? डिक्लाइन कर रही है। और सेकंड है कि देखो याद रखना, जो फूड सब्सिडी है वो बढ़ रही है। ठीक है, याद रखना वो क्या कर रही है? डिक्लाइन नहीं कर रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, फूड सब्सिडी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और सेकंड है, द सेंट्रल इशू प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट हैज़ नॉट बीन रिवाइज सिंस इंट्रोडक्शन। और जो ये जो है ये इशू प्राइस है, ये सेम ही है जब से ये एक्ट लगाया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेंट्रल इशू प्राइस, और एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ, मतलब जो भी फूड ग्रेन्स का इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, और एक होता है सेंट्रल इशू प्राइस। सेंट्रल इशू प्राइस होती है जो मेनली गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे जो देती है
गेहूँ चावल जिस रेट पे देती है गवर्नमेंट उसको बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस, और इकोनॉमिक कॉस्ट जहाँ से वो खरीदती है। तो ये तो जो है वो खरीदने का प्राइस बढ़ता जा रहा है और ये सेम ही है, इसको हम बढ़ा ही नहीं रहे। तो मेनली जो एक्सपेंडिचर की जो लिमिट है वो क्या होती है, फूड सब्सिडी होती है, ये वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये बढ़ती जा रही है, तो वही है, हो गया इसका जो आंसर हो गया बी। ठीक है, तो बस इकोनॉमिक कॉस्ट, एक क्वेश्चन भी आया था हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है फूड ग्रेन का, जिसमें बताया गया था कि एमएसपी प्लस बोनस प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल और प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स में आती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बताना है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैज़ बीन इंक्रीज टू 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बाय 2024। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है आरबीआई हैज़ बीन गिवन पावर्स फॉर अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। और थर्ड है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ इक्विटी इन स्टॉक मार्केट। तो तीनों ही इसके आंसर सही हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। और क्या है मेनली इसमें बस 75% तक बढ़ा दिया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। और मेनली याद रखना इसमें कैटेगराइजेशन किया गया 4 टायर्स में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट जो 1 2 3 4, और मेनली इसमें कैसे है, अगर फर्स्ट में है अप टू 100 करोड़ तक के जो हैं कोऑपरेटिव, जिसमें 100 करोड़ तक के आप डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, फिर है 100 से 1000 तक, फिर है 100 से 1000 करोड़ तक, फिर है 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक, फिर है 1000 से 10,000 करोड़ तक, और फिर है 10,000 करोड़ से ऊपर। ये हैं ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को वो किया गया है, क्या बोलते हैं उसको, कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इसके लिए वो है 9% से 15% आरबीआई ने जो किया है। ठीक है, इसके लिए जो बता रखा है। ठीक है, अगर वो नहीं फॉलो करते हैं इसको तो उनको प्रूडेंशियल जो फ्रेमवर्क है आरबीआई का उसको वो करना पड़ेगा। ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको बात बताऊं कि जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं, अगर मैं कोऑपरेटिव्स की बात करूं तो एक होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव्स, एक होते हैं रूरल कोऑपरेटिव्स। तो ज़्यादा कौन से, तो याद रखना रूरल कोऑपरेटिव्स ज़्यादा हैं। ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव ज़्यादा हैं अर्बन से। और उसके बाद अर्बन में आते हैं कुछ शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। तो याद रखना एक होते हैं शेड्यूल, एक होते हैं नॉन शेड्यूल। तो नॉन शेड्यूल ज़्यादा है अर्बन में, जो नॉन शेड्यूल है वो ज़्यादा है। ठीक है, और रूरल में मेनली मैक्सिमम है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, नेशनल हाउसिंग बोर्ड के बारे में बताना है। सबसे पहले है नेशनल हाउसिंग बोर्ड इज़ ए वोली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई की सब्सिडी थी पहले 1988 में जब बना है। ठीक है, कब बना, 1988 में जब बना ये आरबीआई की सब्सिडी था, लेकिन अभी टोटली गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है। ठीक है, तो अभी नहीं है इसकी सब्सिडी, इसने ईज लिख रखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है नेशनल हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंस इंडेक्स ये निकालता है, तो यस रेजिडेंस इंडेक्स ये निकालता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी जो है हमारी रॉन्ग है। ठीक है, और हाउसिंग के लिए अपेक्स इंस्टीट्यूशन है ये। और रेजिडेक्स इंडेक्स की बात करूँ तो रेजिडेक्स इंडेक्स आया था 2007 में। ठीक है, रेजिडेक्स इंडेक्स आया था 2007 में, जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं सेलेक्टेड सिटीज़ में उनके प्राइसेस को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे, किस पे, क्वार्टरली बेसिस पे उसको ट्रैक करने के लिए। और मेनली बेस ईयर क्या था इसका जो बेस ईयर था वो था 2012-13 बेस ईयर पहले था, लेकिन अभी जो इसका बेस ईयर आ गया वो है 2017-18 नेशनल हाउसिंग बोर्ड का। ठीक है, ये क्या है, सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो और कौन कौन से ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक तो है एग्जिम बैंक आपने पढ़ा होगा, उसके बाद एक नाबार्ड, एक है नाबार्ड। ठीक है, ये भी हैं। ये कब बना था एग्जिम बैंक, 1982 में बना था। नाबार्ड कब बना था, 1982 में ही बना था, लेकिन ये जनवरी में बन गया था, ये जुलाई में बना था। ठीक है, तो और ये जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड है ये 1988 में बना था। ठीक है, तो बस हो गए ये सारे, ये तीनों ही क्या हैं, गवर्नमेंट के वो हैं। याद रखना 100% होल्डिंग इन तीनों में किसकी है, गवर्नमेंट की है। एग्जिम में भी, नाबार्ड में भी और नेशनल हाउसिंग बोर्ड में भी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, क्या बोलता है, हेड काउंट रेशियो के बारे में बताना है। तो याद रखना हेड काउंट रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे होती है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन से नीचे पॉपुलेशन को, मतलब पॉवर्टी को मापने के लिए हेड काउंट रेशियो। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 88 पे, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया नेशनल रेलवे प्लान। ये क्वेश्चन हो चुका है। फर्स्ट है इट एम्स टू इंक्रीज द मॉडल शेयर ऑफ रेलवे इन फ्रेट बाय 45% बाय 2030। बिल्कुल, अभी कितना है 27% से 45% लेके जाना है। सेकंड है इट एम्स टू मेक इंडियन रेलवे इट नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। मेनली ये जो है 2030 तक हमें जीरो कार्बन एमिटर बनना है, ये भी सही है। और थर्ड है अंडर दिस प्लान प्राइवेट सेक्टर रोल विल बी लिमिटेड। याद रखना प्राइवेट सेक्टर रोल को तो गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। थर्ड रॉन्ग, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, सोशल सर्विस सेक्टर एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है, टोटल के बारे में।
तो सबसे पहले है देयर इज़ कंटिन्यूसली राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस एज परसेंटेज टू जीडीपी ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। कंटिन्यूस राइज इन परसेंटेज, देखो इसने बोला कंटिन्यूस राइज इन परसेंटेज, मैंने बताया था नंबर में राइज कंटिन्यूस कर सकता है लेकिन एज ए परसेंटेज या रेट बहुत कम राइज करता है, तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, परसेंटेज में राइज नहीं किया है, ठीक है, इतना ज़्यादा। तो और सेकंड है टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर हैव बीन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ये भी सही है। थर्ड है हेल्थ अकाउंट दी हाईएस्ट शेयर इन टोटल सर्विस सेक्टर, ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 हमें क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेट स्टेटस के बारे में बताना है। फर्स्ट, इंडिया हैज़ नेवर डिफॉल्टेड ऑन इट्स डेट सिंस 1991। 1991 से इंडिया ने बिल्कुल भी वो नहीं किया है, कभी डिफॉल्ट नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है इंडिया हैज़ सफिशिएंट रिजर्व टू कवर इट्स एंटायर डेट इंक्लूडिंग दैट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल, ये प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करके इंडिया के पास सफिशिएंट रिजर्व हैं। तो यही है, ये क्यों क्वेश्चन आया, पहली बार भी बताया था कि इंडिया की रेटिंग जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने नीचे कर दी है, Baa3 माइनस में कर दी है, ठीक है। तो इतनी मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेनली क्या मापती है कि सबसे पहले कंट्री की एबिलिटी है कि नहीं पे करने की, या फिर विलिंगनेस है भी नहीं है कि नहीं, ठीक है। विलिंगनेस तो हमें पता चलती है कि हमने कभी भी आज तक डिफॉल्ट नहीं किया है, और एबिलिटी पता चलती है कि हमारे पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों में ही, और इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है शायद, ठीक है, एक बार देख लेना थर्ड लार्जेस्ट है कि फिफ्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इंडिया जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी है और तब भी हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग इतनी नीचे है, तो यही डेट स्टेटस के बारे में था, तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में बताना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को कौन निकालता है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कौन निकालता है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इंडिया की रैंक की बात करूँ 2018 में 12th रैंक थी इसमें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में, और 2019 की बात करूँ तो 9th रैंक है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। टाइम यूज सर्वे, एक बार पहले भी क्वेश्चन हो चुका है टाइम यूज सर्वे के बारे में। सबसे पहले है इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन पेड एंड अनपेड। बिल्कुल, मैन कितने पेड में लगे हुए हैं और वुमेन कितनी लगी हुई हैं। सेकंड है अकॉर्डिंग टू दिस फीमेल डिस्प्रोपोर्शनेटली स्पेंड लेस टाइम, नहीं याद रखना, अनपेड डोमेस्टिक और केयर गिविंग सर्विस में वुमेन जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ गया सी। इट इज़ कंडक्टेड बाई एनएसओ, इसको कौन कंडक्ट करता है? एनएसओ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। इट इज़ नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स, इस एक्ट के अंदर, बिल्कुल। सेकंड है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दोनों, तो दोनों ही सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर भी है और नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, ठीक है। और उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। हेड कौन करता है इसको? हेड करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसको मेनली हेड करते हैं, मतलब इसके ऊपर होते हैं बॉडी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोलता है? पोर्ट हैंडल 90% ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कार्गो बाई वॉल्यूम एंड 70% बाई वैल्यू इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सेकंड है द एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ शिप्स इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 ईयर्स। जो एवरेज टर्न अराउंड है शिप्स का, वो याद रखना बढ़ा नहीं है, वो घट गया है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है, वो क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है। याद रखना टर्न अराउंड जो शिप्स का है वो डिक्रीज़ हो गया है, तो इसका जो आंसर हो गया वो ए हो जाता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताना है। स्किल डेवलपमेंट फर्स्ट है मोर देन 50% ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया हैज़ रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। ज़्यादातर जो 50% से ज़्यादा वर्क फोर्स है उसने जो ट्रेनिंग ली है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ली है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज से वो केवल 8.9% वर्क फोर्स ने लिए, 8.9% ने लिए, ठीक है। याद रखना केवल 8.9% वर्क फोर्स ने इनफॉर्मल सोर्सेज से लिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 2 और 3 कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, बिल्कुल अभी बताया था। उसके बाद था टेक्सटाइल सेक्टर। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस सेस, इस सेक्स से कौन कौन एग्जेम्प्टेड है? एप्पल्स पे तो लगता है, अल्कोहल पे भी लगता है, गोल्ड एंड सिल्वर पे भी लगता है, इन सब पे लगता है, जो भी इंपोर्टेड आइटम्स है सब पे लगता है, तो इन पे भी लगता है, तो कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। आंसर क्या आ गया? डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? मिनरल एक्सप्लोरेशन, ऑफशोर सर्वे और नेशनल हैजार्ड स्टडीज़, तीनों ही करता है, तो आंसर क्या आ गया इसका? भी डी, ठीक है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूँ तो ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर अटैच्ड ऑफिस है। कब बना था? ये बना था 1851 में,
ठीक है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? कोलकाता में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? कोलकाता में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में बताना है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर, तो याद रखना इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नहीं, 5th लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, तो फर्स्ट रॉन्ग ही बतानी है, ठीक है, पहली बात रॉन्ग ही बतानी है। सेकंड है गोल्ड कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अभी बताया था कि गोल्ड नहीं है, फॉरेन करेंसी एसेट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट सबसे ज़्यादा, गोल्ड नहीं है, गोल्ड सेकंड नंबर पे, ठीक है। थर्ड है अंडर द आरबीआई एक्ट, आरबीआई इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, क्यों नहीं भाई, कर सकते हैं हम इन्वेस्ट, तो ये भी गलत है, तो तीनों ही गलत है, तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है, आंसर क्या आ गया? डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, द इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड हैव अंडरटेकन मैसिव यूज ऑफ अबव द लाइन फिस्कल पॉलिसी मेजर, अबव द लाइन फिस्कल पॉलिसी मेजर, अबव द लाइन फिस्कल पॉलिसी मेजर का है जिसका फुल कॉस्ट हमारे फिस्कल डेफिसिट में रिफ्लेक्ट हो, उसको बोलते हैं अबव द लाइन फिस्कल डेफिसिट मेजर, ठीक है, उसको बोलते हैं अबव द लाइन फिस्कल डेफिसिट मेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबव लाइन फिस्कल डेफिसिट मेजर, कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? स्पेंडिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे बिल्कुल डायरेक्ट गवर्नमेंट स्पेंड करती है। सेकंड है टैक्स रिलीफ मेजर, बिल्कुल डायरेक्ट बजट में दिखाती है। थर्ड स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स है ये नहीं, ये हमारी मॉनिटरी पॉलिसी में आ जाता है, आरबीआई करता है, ये मेनली हमारे बजट में रिप्रेजेंट नहीं होता है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं होता है, तो ये हो जाता है ए, अबव दी लाइन फिस्कल पॉलिसी मेजर, मतलब जो हमारे मेनली बजट में रिप्रेजेंट होते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के बारे में बताना है। इट एम्स टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करनी है, बिल्कुल ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। इट सेंट्रली कौन सी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, 2021 से लेके 2029-30 तक की स्कीम है ये। और कितने प्रोवाइड किए जाएंगे? मेनली बैंक, मतलब 1 लाख करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट है ये, तो आंसर आ गया ए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टोटल हम जितने भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन थे वो कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो प्लीज़, ठीक है। तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कुछ आगे करने का, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा और बस बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।